जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम देने वाले तो उनका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है उसका मैथ का आप लोग का सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को जितना भी आप लोग का गणित में, ठीक है, गणित में सब्जेक्टिव प्रश्न को करना है, सभी का यहाँ पे हम आंसर और सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे के पास जो मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न पहुँच सके। और अभी तक आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव का भी मैथ का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये काफ़ी ही सभी आप लोग का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग एग्जाम दीजिए तो आपका बहु प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी तरह का आप लोग प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। गणित का भी आप लोग का चेंज नहीं होता, बस डिजिट चेंज होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्न को आप लोग जरूर हल करेंगे और आप लोग अपने कॉपी पेन में जरूर नोट कर लेंगे। और हम साथ ही साथ बताने वाले कि इसका जो पीडीएफ है और आंसर की किस तरह से आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग जरूर अंत तक बने रहेंगे। और जो लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आपका जो हर एक वीडियो है वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और ये बिल्कुल 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपका बहु एग्जाम दीजिएगा तो बिल्कुल यही प्रश्न वहाँ पे रहने वाला है। तो सभी को ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो सभी सब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग क्या है कि अब खंड बा में क्या है, गैर वस्तुनिष्ठ पे, जिसमें बोला गया प्रश्न संख्या 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किसी 15 प्रश्नों को उत्तर देना। यानी 25 में से आप लोग को मात्र 15 प्रश्न का उत्तर देना। तो 15 को आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में उत्तर देना है, यहाँ से 30 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय में बोला गया कि प्रश्न संख्या 26 से लेकर 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना। यानी 20 मार्क्स आपका यहाँ से होने वाला है। यानी 30 और 20 50 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव सभी का आंसर करवाने वाले। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का हम सब्जेक्टिव का आंसर लेकर आ चुके हैं। तो पहला ही प्रश्न था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो भी प्रश्न उसका सीरियल नंबर दिया गया तो आपको वही सीरियल नंबर में एग्जाम में भी रहेगा। तो मैथ का सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। तो क्या है पहला प्रश्न, यूक्लिड भाग लेमा द्वारा 350 और 630 का मासा ज्ञात करें, ठीक है। यूक्लिड विभाजन द्वारा 350 और 630 का आप लोग का मासा निकालना है। तो किस तरह से निकालना, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा 630, भाजक 350। तो 300 भाजक में हम लोग भाज से में डिवाइड करेंगे तो कितना 300 630 लगाएंगे तो कितना, एक बार में 350 तो कितना बचेगा 280। फिर हम लोग 280 से हम लोग 350 में लगा देंगे तो एक बार में 280, फिर 70 से हम लोग 280 में लगाएंगे तो कितना कर देगा, 4 बार में पूरा कैंसिल आउट। तो जिससे जब इसका शेषफल 0 हो जाए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, भाजक जो है उस भाजक से अगर उसका शेषफल 0 हो जाए तो वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में आपका एग्जाम में भी लिखना है, आपका टर्मिनल एग्जाम हो, सेंटर एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, इसी तरह से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दूसरा नहीं तीसरा बनाया गया, तो आप लोग तीसरा कहीं वहाँ बनाएंगे। क्या लिखा गया, सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। आप लोग को सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या। पहले आप लोग को मान लेना है कि हम लोग 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे 2 + √3 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, तो p/q के रूप में लिखेंगे। फिर हम लोग √3 लिखेंगे, p/q 2 जब इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3 ऐसा ही रह जाएगा। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो q एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, p-2q। p-2q क्या है, दोनों एक पूर्णांक संख्या। तो जब हम लोग माइनस करेंगे परिमेय संख्या में तो ये भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या। तो जब पूर्णांक यानी p/q के रूप में रहेगा तो क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। और जब यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, p/q के रूप में नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए अपरिमेय संख्या इक्वल टू ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना असत्य है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। बस आप लोग इतना लिख के प्रूव कर देना, आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलिए अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न बोला गया 5780 का अभाज्य गुणनखंड करें। 5780 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना था। तो 5780 को देखिए हम लोग 2 से जब डिवाइड किया तो 2890 आया, फिर 2 से भाग लगाएं तो 1445 आया, फिर हम लोग 5 से लगाएं तो 289, फिर 17 से लगाएं तो 17। तो इसका यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना, 5780 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 17 × 17, तो 5780 आ जाएगा। तो आपका भाज्य गुणनखंड पूछा था तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि यदि मासा दिया गया 216 और 320 का जो 8 है तो लासा इसका कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, मासा गुना लासा। और दो संख्या दिया गया कितना है, 216 और 320, और इसका एचसीएफ है 8 है, तो आपको लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना, और ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 216 × 320/8 हो जाएगा। देखिए 8 × 4 = 32 यानी 40 बार में 8 से हम लोग को 320 कट जाएगा, ठीक है, 320 40 बार में। तो 216 × जब 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 यानी 8000
640 हो जाएगा इसका लसा। तो इसका यही लसा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही आंसर। आप लोग से यही प्रश्न पूछा गया था कि इसका लसा क्या हो जाएगा, और यही सब प्रश्न आपका सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो सभी लोग कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपका बिल्कुल आपका सेम रहेगा क्वेश्चन, आपका बस पैटर्न यहाँ पे जो होगा डिजिट चेंज होगा। और बता दें कि आपका जो फर्स्ट मिनट का एग्जाम है तो बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है, फर्स्ट मिनट के एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिया गया द्विघात बहुपद दिया गया बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 12 के शून्य ज्ञात करना है। इसको शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो एफ एक्स दिया गया बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 12, तो इसको क्या करेंगे, तो बाई स्क्वायर हम लोग ऐसा संख्या लेंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे कि घटाने पे हम लोग 1 आना चाहिए और गुना करने पे 12। तो 4 माइनस 3 यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 तिया गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई स्क्वायर माइनस बाई और 4 माइनस 3 ले लेंगे यहाँ पे माइनस 12। अब यहाँ देखिए बाई स्क्वायर, इसको हम लोग जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 4 बाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बाई माइनस 12 हो जाएगा। बाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस 4 बाई माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी बाई माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 शून्य का आ जाएगा, बाई माइनस 4 एक क्या हो जाएगा, बाई माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 शून्य का आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू 4 आ जाएगा, और बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो दोनों शून्य निकल गया, तो इसका दोनों शून्य ही आप लोग का निकालना था। अगला प्रश्न क्या है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्य 5 और 7 है, ठीक है। आपका शून्य दिया गया 5 और एवं 7 है, तो उसका क्या बोला है, उस द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग शून्य मान लिया अल्फा बीटा, तो एक अल्फा 5 है और बीटा 7 है। तो हम लोग बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा दिया गया तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कर देंगे यानी 5 प्लस 7 एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुना 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर 7 5 क्या हो जाएगा 12x, और इतना इसको गुना कराएंगे 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद निकाल जाएगा। तो आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला गया कि x इक्वल टू -2 पर बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 का मान ज्ञात करना है। तो x -2 पे, तो x -2 यानी x के जगह जहाँ जहाँ x वहाँ हम लोग -2 को रखेंगे। तो देखिए बहुपद दिया गया था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए x जहाँ जहाँ वहाँ -2 रखेंगे तो x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x है तो -2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब -2 का स्क्वायर कराएंगे तो +4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, और -2 और 5 से गुना कराएंगे तो -10 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 - 17 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग नोट करते चलेंगे। इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता बाय द वे कोई एरर के कारण, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और कॉपी पेन में नोट कर लेंगे। आपका हूबहू प्रश्न यही रहने वाला। आप लोग जाएंगे एग्जाम में, फर्स्ट मिनट का एग्जाम देंगे तो आप लोग धुआं कर देंगे। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 10वां नंबर का ये है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, हल करें 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 4x प्लस 3y इक्वल टू 21। इसका हल करना तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को निकालेंगे, और a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 3/3 15/21। तो 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा 1/2, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो कोई इक्वल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला गया त्रिभुज के समरूपता के लिए 4 शर्त लिखना है, ठीक है। त्रिभुज के समरूपता के लिए आप लोगों को क्या कंडीशन उसको लिखना था। पहला कंडीशन होता है कि दोनों बहुभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन होता है कि दोनों बहुभुजों का जो संगत भुजा होता है, यानी संगत कोण और उसका संगत भुजा जो है दोनों का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोला गया कि बिंदु जो दिया गया, ठीक है, बिंदु दिया गया है P जो है 3, -5 एवं Q है -3, के बीच की दूरी आप लोग को ज्ञात करना है। यानी 2 बिंदु दिया गया, 2 बिंदु के बीच की दूरी आप लोग से पूछा गया। तो पहला बिंदु P है, P कितना दिया गया 3, -5 और Q कितना है -3, है। तो दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे चलिए सभी का वैल्यू हम लोग रख देंगे, क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो कितना -3, और x1 का वैल्यू 3 है, और फार्मूला में माइनस है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y2 कितना है 3 है, और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब बताइए -3 और -3 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8 का स्क्वायर। जब -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 36 64 कितना होता है 100 होता है, 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 10 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 100 किसका वर्गमूल होता है विद्यार्थी, तो 10 का वर्गमूल होता है, इसलिए दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, यानी 10 इकाई हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला गया कि एक वृत्त का परिधि, ठीक है,
एक वृत्त का परिधि दिया गया 88 सेंटीमीटर, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है। तो वृत्त का परिधि दिया गया 88 और 2 पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। तो जब 7 को हम लोग इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 × 7 = 44। तो 44 दूनी 88, तो r = कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर r निकल गया। जब r हम लोग को निकल गया तो हम लोग जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं πr² होता है। तो वृत्त है तो वृत्त के चतुर्थांश, यानी वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 πr² होता है। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 14। तो 14 × 14 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 से 2 काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से हम लोग काटेंगे 22 को तो 11 हो जाएगा। यानी 14 × 11 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका बिल्कुल सही सोल्यूशन है। तो आप लोग सभी को नोट करते चलेंगे, बिल्कुल हुबहू प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा डियर। आप लोग हमेशा बोल रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको बिल्कुल एकदम यही प्रश्न आपका जो फर्स्ट मिनट के एग्जाम में रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न दिया गया 20 नंबर का प्रश्न बोला गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो r यहाँ पे दिया गया 14 सेंटीमीटर, थीटा भी दिया गया 120 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr² होता है। क्या होता है, θ/360 × πr² होता है। तो हम लोग थीटा का वैल्यू जानते हैं, दिया गया आप लोग को 120/360 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और r दिया गया तो r² है तो 14 × 14 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 22 दूनी 44 × 14 बटा नीचे 3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऊपर गुना करेंगे 44 × 14 तो 616/3 आएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 205.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोगों से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था तो ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इतना आंसर आप लोगों को सभी को करके आना है। अगला प्रश्न बोला गया यदि 4 sin a = 3 है तो cos a और tan a का मान निकालना है। ठीक है, 4 sin a = 3 है तो cos a और tan a का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बस जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। इस देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग पहले आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे ए बी सी ले दिए। तो यहाँ पे sin a है यानी एंगल ए को मानेंगे। जब एंगल ये मानेंगे तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए 4 sin a = 3 लिख दिए तो sin a = क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, बटा में हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से sin थीटा = क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो लंब 3 हम लोग लिख दिए, कर्ण 4 लिख दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या होता है, AC² = AB² + BC² होता है। तो हम लोग क्या निकालना है, AB निकालना है, यानी ए निकालना, AB निकालना। तो AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC² - BC²। AC कितना है, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और BC कितना, 3 का स्क्वायर 9। 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग को, √7 बचेगा। √7 किसी का वर्गमूल नहीं है तो इसलिए हम लोग √7 को रखेंगे। तो AB का वैल्यू √7 आ गया। हम लोग जानते हैं अब क्या होता है डियर कि cos a। ठीक है, यानी cos a का वैल्यू निकालेंगे तो cos a क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार तो ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, √7/4 हो जाएगा cos a का वैल्यू। इसी पर हम लोग tan का निकालेंगे। tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसके लिए लंब क्या है, तो लंब ये है, इसके लिए क्या होता है, लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। ठीक है, लंब आधार, तो लंब बटा था यानी 3/√7 हो जाएगा tan a का वैल्यू। तो इसे यहाँ पे लिखा गया tan a लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा 3/√7। तो दोनों का वैल्यू आप लोग से पूछा गया तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 4, 6, 7 का माध्य और माध्यक निकालना है। ठीक है, माध्य और माध्यक निकालना है। माध्य निकालने के लिए बहुत ही आसान है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और जितना संख्या उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो सभी संख्या को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा और 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 5.3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य हम लोग को निकल जाएगा। माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारा जो संख्या दिएगा उसको पहले हम लोग आरोही क्रम में हम लोग को सरियाते हैं। तो जब इसको हम लोग आरोही क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8। ठीक है, तो देखिए सभी को आरोही क्रम में निकाल लिए और n यानी नंबर कितना है इसका, तो 11 संख्या है। तो 11 हम लोग लिख दिए। 11 लिखने के बाद हम लोग जानते हैं माध्यक इक्वल टू क्या होता है, तो माध्यक इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बाई 2 होता है। तो n कितना है यहाँ पे, तो 11 है। तो 11/2 जब करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, बताइए 11/2 करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग 11/2 + 1 करेंगे यानी 13/2 हो जाएगा। तो 13/2 का आधा कितना हो जाएगा, 6.1 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 12/2। तो कितना हो जाएगा, 12/2 को डिवाइड करेंगे यानी 6। इसका माध्यक कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा,
6। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी आंकड़े का बहुलक आप लोग को दिया गया है। ठीक है, कोई आंकड़ा है जिसका बहुलक दिया गया 18.83 तथा माध्यक दिया गया 17.66। तो माध्यिका आप लोग से निकालना है। तो बहुलक दिया गया, माध्यिका दिया गया, तो हम लोग क्या जानते हैं बहुलक इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, आप लोग कहते हैं बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी बताइए, बहुलक इक्वल टू क्या होता है। तो 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो वही फार्मूला का हम लिखे हैं, माध्यिका जब निकालेंगे तो बहुलक प्लस 2 माध्य बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये 3 माध्यिका हो जाता है। तो हमने डायरेक्टली माध्यिका रख दिए, तो क्या हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य बटा 3 हो जाएगा। अब बहुलक का वैल्यू हम लोग को दिया गया कितना 18.83 प्लस 2 माध्य होता है, तो माध्य 17.66 इंटू 2 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। जब ऊपर वाला को जोड़ के गुना करेंगे तो 54 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54.15 बटा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54.15 बटा 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना इसको जब भाग देंगे तो हम लोग को 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18.05 इसका माध्यिका आ जाएगा। तो आप लोग सब माध्यिका ही निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 15 प्रश्न, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें 15 प्रश्न करना था। तो 15 प्रश्न का हम यहाँ पे उत्तर सहित आप लोग को बता दिए हैं। तो आप लोग कॉपी पेन में उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने से पहले हम लोग चलते हैं कि आपका जो इसका PDF और ओरिजिनल प्रश्न पत्र है वो किस तरह से आपका जो PDF है उसका डाउनलोड होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, तो सबसे पहले अपने गूगल या क्रोम को आप लोग को ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोग क्या लिखना है जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन आप लोग को लिखकर आप लोग जस्ट एजुकेशन को लिखेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है, जस्ट एजुकेशन के जैसे ही लिखकर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि justeducation.com का एक वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। तो इस वाले लिंक पे क्या करेंगे, इस लिंक वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। तो इस क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप सभी लोग क्लिक करते हैं क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाले लिंक पे, तो आप लोग यहाँ पे ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ सेकंड नंबर पे दिया गया क्लास 10th फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक। इस वाले लिंक पे क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, पहले इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि यहाँ से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सभी का लिंक दिया गया, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ डाउनलोड। देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड वाले लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसका PDF वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाइए आप लोग डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड नहीं होता तो आप लोग कॉपी पेन में आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल हुबहू प्रश्न यही रहने वाला। तो आप लोग बिल्कुल एकदम कन्फर्म रहिए कि आपका जो फर्स्ट मिनट का एग्जाम होने वाला है मैथ का, आपका हुबहू प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल छाप लेंगे, आप लोग एग्जाम में एकदम धुआं करके आएंगे। तो चलिए हम अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या करना था कि आपका 4 प्रश्न का उत्तर देना था। क्या करना था डियर, कि आप लोग का जो 8 प्रश्न है 8 में से आप लोग का 4 प्रश्न का ही उत्तर देना था, 4 क्वेश्चन को। तो चलिए हम चारों क्वेश्चन का यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में करने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग में x + y = 3 तथा 2x + 5y = 12 को ग्राफीय विधि से आपको हल करना, यानी ग्राफ विधि से हल करना। तो कैसे हम लोग हल करेंगे, तो मान लेते हैं x + y = 3 समीकरण 1 और 2x + 5y = 12 समीकरण 2 मान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग बॉक्स बना लेंगे x + y। जो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग जब 0 रखेंगे तो y 3 आया था, x का वैल्यू 1 रखे तो y 2 आया। इसी प्रकार हम लोग इक्वेशन 2 में भी करेंगे, x का वैल्यू हम लोग जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5y = 12, तो y = कितना हो जाएगा 12/5 तो 2.4 हो जाएगा। इसी प्रकार x का वैल्यू हम लोग इसमें 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 5/12, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 12 में से जब 2 जाएगा तो 10 बचेगा और 5 दूनी 10 यानी y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे x और y का। तो x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2.4 आया और x 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आया। तो इसी प्रकार हम लोग देखिए एक ग्राफ बना लेंगे। इसी प्रकार आप लोग x अक्ष और y अक्ष, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहला कितना था तो आप लोग बिंदु लिखा गया यहाँ पे 0 रखे थे तो कितना आया था 2 आया था, सॉरी यहाँ पे 0 रखे थे तो कितना आया था 3 आया था। और फिर हम लोग क्या यहाँ पे जब हम लोग y का वैल्यू जब हम लोग कितना x का वैल्यू 1 रखे थे तो y 2 आया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये लाइन कट जाएगा। इसी प्रकार फिर हम लोग दूसरा देखेंगे तो कितना, जब x 0 रखे थे तो y कितना आया था 2.4 आया था, 2.4 यहाँ हो जाएगा 2 से ऊपर। और जब x 1 रखे थे तो y 2 आया तो यहाँ से ये लाइन कट करेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ग्राफ भी बना देना एग्जाम में, तो आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। बिल्कुल आपको इक्वेशन के साथ ग्राफ भी करना होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया कि 2 संख्याओं का योगफल। ठीक है, 2 संख्या का योगफल दिया गया 60 है और उनका अंतर जो है 30 है, तो संख्याएं ज्ञात करना। तो हम लोग माना
कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो x प्लस y यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है 60 दिया गया है, तो इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। और x माइनस y यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 30 है, यानी x माइनस y इक्वल टू हम लोग बोल देंगे 30 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल आउट, x कितना हो जाएगा 2x और 60 30 90, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 यहाँ से हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 3 बोल दिए। हम लोग क्या करते हैं y का जो मान है, ठीक है सॉरी डियर, यहाँ पे x का जो मान आया उसको हम लोग समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप लोग रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 था समीकरण 1, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 45 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y जब इधर जाएगा तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग को 15 निकल कर जाएगा। और x का वैल्यू हम लोग को 45 है, तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालना था, तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका हुबहू इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में कर आना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है 32 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न बोला गया यदि कौशिक थीटा जो रूट 10 है तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर कौशिक थीटा जो रूट 10 है तो आप लोगों को 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट 10 दिया गया था, हम लोग 1 अपने से नीचे डिवाइड में मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कौशिक थीटा क्या होता है, तो क्या होता है डियर, तो बताइए कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटा लंब होता है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हम लोग लिख देंगे रूट 10 और लंब कितना 1 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका अपोजिट होता है कौशिक थीटा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो हम लोग आधार निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हम लोग को निकालना है ये BC यानी आधार। तो क्या करेंगे, अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही AB और AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो रूट 2, यानी BC का वैल्यू हम लोग को 3 आ जाएगा। जब BC का वैल्यू हम लोग को 3 आ जाएगा तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो 1 बटा रूट 10 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, सॉरी डियर, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना रूट 10 है, तो रूट 10 हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब वो होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण कितना रूट 10 बटा 3 हो जाएगा। ये आपका सेक थीटा निकल जाएगा। टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब है 1 और आधार है 3, तो 1 बटा 3 हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, तो 3 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ से आप लोग निकालेंगे और 5 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका चौथा नंबर प्रश्न आपका दीर्घवृत्तीय का। तो क्या है इसमें कि निम्नांकित सारणी से, क्या है, निम्नांकित सारणी में से आंकड़े का माध्य आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया 100 से 150 में आपका बारंबारता 4 है, और 150 से 200 में बारंबारता 5 है, और 200 से 250 में बारंबारता 12 है, और 250 से 300 में बारंबारता 2 है, और 300 से 350 में बारंबारता 2 है। तो आपको इसका क्या पूछा, आपका माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देख सकते आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आपको हल करना कि वर्ग अंतराल को लिखेंगे, बारंबारता दिया हुआ था। ठीक है, उसी पर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे पहले। तो यहाँ से देखिए एक्स आई कैसे निकालता है, तो जो वर्ग अंतराल होगा दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो 100 और 150 250 का आधा 125 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 का आधा 175 हो जाएगा। यहाँ पे 450 का आधा 225 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 550 का आधा 275 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 650 का आधा 325 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल निकल गया। अब हम लोग एफ आई एक्स आई यानी एफ आई बारंबारता है और एक्स आई दोनों को जब गुना कराएंगे तो 125 गुना 4 करेंगे तो 500, 5 गुना 175 करेंगे तो 875, फिर 12 गुना या 225 करेंगे तो 2700, फिर 275 गुना 2 करेंगे तो 550, फिर 325 गुना 2 करेंगे तो 650। अब क्या करेंगे हम लोग, जो बारंबारता है यानी एफ आई इसको सारा को जोड़ लेंगे, और जो एफ आई एक्स आया इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। अब हम लोग दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग जानते हैं माध्य का क्या फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 5275 है, तो 5275 को रखेंगे, और एफ आई यानी बारंबारता कितना है 25 आया। अब इसको जब हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग को माध्य निकल जाएगा, यानी एक्स बार निकल जाएगा। तो माध्य कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दीर्घवृत्तीय का आपका चारों प्रश्न का हम यहाँ पे आंसर साथ आप लोग बता दिए हैं, और लघुवृत्तीय का भी बता दिए हैं। तो आप लोग फटाफट सभी लोग से उम्मीद है कि छाप लिए होंगे, और नहीं छापे तो आप लोग फटाफट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी लोग अभी तक मैथ का ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस चैनल पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का सभी सब्जेक्ट का आंसर की कराया जाता है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग करके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का वीडियो है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी के पास आप लोग जरूर इसको शेयर कर देगा। तो चलिए इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।